कैसे हो गाइस? सो चैप्टर 3 डिस्कस करने के बाद में, और आई होप कि आप लोगों ने वो चैप्टर 3 को देख रखा है, तभी आप चैप्टर 4 को सुनने जा रहे हो। क्योंकि अगर बिगिनर लेवल पे आप हो तो आपके लिए ये पूरा कनेक्शन रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो जंप मत करना, चैप्टर 3 को सुन लो, फिर चैप्टर 4 सुनना अगर डायरेक्ट चैप्टर 4 को सुनने आ रहे हो तो। ठीक है, हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा हम लोग हर बार एक फ्लो में चलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव हमारा स्ट्रक्चर अगेन डिस्कस करने का बैलेंस शीट का, जैसे इनकम स्टेटमेंट में डिस्कस किया था विथ एन एग्जांपल, नंबर्स वाला। फिर हम लोग याद करेंगे या समझेंगे असेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। इन दोनों चीजों को समझने के बाद में हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है, जिसको बेसिकली नेटवर्थ बोलते हैं। अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो आपको आपका नेटवर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको आपका नेटवर्थ पता है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत इजीली हेल्प मिलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा इस कोर्स में तो इस तरीके से कवर नहीं होगा अभी, बट इसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डू इट एंड यू शुड आस्क अदर्स ऑल्सो टू फोकस अपॉन इट। नहीं तो उसके बिना आप सही डिसीजंस कभी भी ले ही नहीं पाते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन आई ओपनर फॉर एनीबडी। ठीक है, यहाँ नहीं कवर करेंगे हम लोग। अप्लाई बेसिक बैलेंस शीट रेशियोज। बैलेंस शीट का हम लोग स्ट्रक्चर देखने के बाद में, जैसे इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वगैरह, यहाँ पर भी हम लोग बैलेंस शीट रेशियोज को देखेंगे। सो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। क्या स्ट्रक्चर हम लोगों ने ले रखा है? सो बैलेंस शीट सबसे पहले होता क्या है? एक स्नैपशॉट होता है, मतलब एक समरी होता है कंपनी के फाइनेंशियल पोजिशन का एट अ पॉइंट इन टाइम। तो आप लोग में से जो भी फाइनेंस के आप लोगों को पता है बैलेंस शीट एज ऑन डेट हम लोग बोलते हैं, तो वो एज ऑन अ गिवन डेट होता है। इट फॉलोज वन गोल्डन रूल, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, इसको याद करना है क्या? याद नहीं करने का, आपको ये टर्म्स जब समझ में आएगा तो ये अपने आप आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ याद नहीं करना है, बस सुनना है बैठ के, आपको बस फोकस से सुनना है, आपको सब चीजें समझ में आने लगेगी अगर आप सुनना चाहते हो और याद करना समझना चाहते हो। बाकी आपको सुनना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, तो आपके लिए फिर ये वीडियो काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अच्छे से बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोग इंटरमीडिएट पे जाएंगे, फिर हम लोग एडवांस पे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि पूरा एक प्रोसेस सेट हो जाएगा, ताकि आप आगे स्टॉक मार्केट में या फाइनेंस को एक समझ पाओ। असेट व्हाट द कंपनी ओन्स एंड लायबिलिटीज व्हाट द कंपनी ओज, देना है, देनदारी है, ओन्स अपना है। ठीक है, एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये सब बहुत सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो तो आपको ये समझ में आएगा। आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो फिर हम लोगों का बिगिनर का फिर कहीं उसका एंड नहीं है। हम लोग कहीं एबीसीडी से भी शुरू कर सकते हैं ना, कि एबीसीडी नहीं आता है, तो अज्यूमिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस तरीके का है कि इन सब टर्म्स को आप समझ पाते हो। कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है। ठीक है, सेकंड अकाउंट्स रिसीवेबल, सिंपल टर्म्स में बोले तो डेटर्स, और सिंपल अगर करना चाहे तो कौन हो गया? कोई बोलना चाहेगा आप लोग में से? डेटर्स किसको बोलते हैं? सो डेटर्स आर दोज जिनको आप माल बेचे हो और वो आपका पैसा आपको देंगे, तो वो आपका हो जाता है डेटर्स। अकाउंट्स रिसीवेबल, पैसा आने वाला है बिजनेस में, रिसीवेबल तो आने वाला, उसको हम लोग बोलेंगे डेटर्स। थर्ड इन्वेंट्री, ये भी हमारा असेट का पार्ट है। मैं समझ लो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने 10 चैप्टर रिकॉर्ड कर दिया, तो डाला मैंने समझ लो 2 चैप्टर, तो जो 3rd से 10th चैप्टर है वो मेरा क्या हो गया? इन्वेंट्री हो गया। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो, आप समझ लो सोप बनाते हो, सो आपने सोप समझ लो 1 लाख पैकेट्स बना दिया है सोप का, और आपने बेचा है अभी 20,000, तो 80,000 आपका क्या हो गया? गोडाउन में पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री हो गया। सो इन्वेंट्री भी आपका असेट होता है, क्योंकि वो आगे जाके बिकेगा, वहां से पैसा आएगा आपका। तो इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्यों आता है? रॉ मटेरियल बिजनेस में वो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करेगा, तो वो आपका बिजनेस को आगे प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्प करेगा, तो बेसिकली असेट हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस में आधा प्रोडक्ट बनाया, अभी पूरा नहीं बना है, तो वो भी आपका असेट है। और फिनिश्ड गुड्स तो हम लोगों ने बात किया, सोप 80,000 सोप पड़े हुए हैं, तो वो भी हमारा इन्वेंट्री। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब बेसिकली आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए, जो आपके गोडाउन्स है और वो आपके प्रॉपर्टी में आ गए, प्लांट में आ गए, इक्विपमेंट्स में आ गए आपके जो भी असेट्स। जैसे कि आप आईटी कंपनीज में लेट से हो, तो आपको एम्प्लॉइज को लैपटॉप्स देना पड़ता है, तो वो आपका हो गया एसेट। तो ये सारा पीपीई कहलाता है इन शॉर्ट, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वो आपका असेट्स में आ गया। इंटेंजिबल असेट्स, ब्रांड्स एंड पेटेंट्स। आपका इंटेंजिबल असेट जो है वो आपको इस तरीके से दिखेगा नहीं, गोडाउन, फैक्ट्री, लैपटॉप, ये दिखेगा। इंटेंजिबल आपको दिखता नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, वो इंटेंजिबल होता है। ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू हो गया कंपनी का। फिजिक्स वाला का जैसे एग्जांपल ले, तो ऑनलाइन यूट्यूब उन्होंने शुरू किया, वहां से वो आज बिजनेस खड़ा कर दिया, कितने करोड़ पे चले गए, 30-35 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। तो वहां पे इंटेंजिबल एसेट उनका बहुत ज्यादा है।
अलॉन्ग विथ टेंजिबल एज वेल, ब्रांड वैल्यू ऐसा बना लिया उन लोगों ने। तो ये इंटेंजिबल एसेट का भी बहुत वैल्यू होता है इन फाइनेंशियल्स। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे आप बहुत सारे कंपनीज को देखोगे वो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, ये सब में भी इन्वेस्ट करते हैं अपना आइडल मनी को, जैसे हम लोग करते हैं एट ए इंडिविजुअल लेवल। तो जो कंपनी करती है वो भी आपका असेट्स है, उनका भी तो ग्रो होगा वहां पे, तो वो बुक्स में आपको ही फायदा देगा अगर आप उसके शेयर होल्डर हो। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ असेट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो एक साल में कंपनी को पे करना है, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे आप लेते हो कार लोन, पर्सनल लोन, तो ये आपका लाइबिलिटी कहलाता है कि आपको देना है। सेम विद बिजनेस ऑल्सो, उन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है बैंक से, तो वो सारी चीजें हमारी आ जाएगी इसमें, ठीक है। फिर आएगा हमारा अकाउंट्स पेबल, जैसे डेटर्स था वहां पे पैसा आने वाला है, जैसे क्रेडिटर्स है जो हम लोग जिससे माल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जो रॉ मटेरियल क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने में जो हेल्प करता है, तो उसके लिए हम लोगों को जो पैसा देना है तो वो हमारा हो गया क्रेडिटर्स, वो भी लाइबिलिटी है क्योंकि देना है हम लोगों को, तो लाइबिलिटी कहलाता है। फिर लॉन्ग टर्म डेट, आपने बैंक से बहुत लोन ले रखा है अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जो सालों से चलते आ रहा है, जैसे अडानी ने ले रखा है और भी बहुत सारे बिजनेसेस है। जैसे आईटीसी है, कोई बुक्स में डेट नहीं है क्योंकि उनको पैसा चाहिए नहीं, उनके पास में इतना इनफ कैश आता है कि वो अपना बिजनेस को ग्रो करना है या शेयर होल्डर्स को बांटना है तो बांट सकते हैं, बट बहुत सारे बिजनेसेस को पैसा चाहिए होता है ताकि वो बिजनेस और कर पाए। सो अडानी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिनके बुक्स में आपको बहुत डेट दिखेगा। एक टाइम पे रिलायंस के बुक्स में भी बहुत डेट होता था, टाटा स्टील के बुक्स में बहुत डेट होता था, ये धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं जैसे जैसे पैसे इनके बुक्स में बिजनेस में आ रहा है। सो लॉन्ग टर्म डेट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये क्या होता है सर? अब आई एम थिंकिंग ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं। तो डीटीएल बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, तो मैं ट्राई करता हूं आपको सिंपल समझाने का। सो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपका एक तरीके से वो हो गया जो आपका फ्यूचर में लाइबिलिटी, आपको टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन योर करेंट इनकम, तो ये आपका एक तरीके से डीटीएल कहलाता है। अभी क्या होता है कि अकाउंट्स का इनकम अलग होता है, टैक्स का इनकम अलग होता है। आप लोग ये क्या होता है सर? यस, हमारा टैक्स के जो लॉज है और अकाउंटिंग लॉज जो है वो दोनों में कुछ कुछ जो डिफरेंसेस आते हैं उसके कारण आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम हर फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंट हो सकता है। तो वो जब डिफरेंट होता है तो टैक्स अमाउंट भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम 100 करोड़ अगर आ रहा है और टैक्सेबल इनकम 110 करोड़ अगर आ रहा है तो आपका क्या हो गया? 10 करोड़ का मिसमैच है। अब आप 110 करोड़ अगर आ रहा है टैक्सेबल इनकम तो आप पे किस पे करोगे? 110 करोड़ पे करोगे, पर आपका एक्चुअल अकाउंटिंग इनकम तो 100 करोड़ ही था, तो आप 10 करोड़ पे क्या किए? एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिए। तो वो एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हो वो क्या होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा? नहीं, वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। यहां पर हम लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो अगर इसको हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू ले तो लेट से आपका 100 करोड़ का यहाँ पे अकाउंटिंग इनकम है और आपका टैक्सेबल इनकम 90 करोड़ का आया, तो मतलब 10 करोड़ पे कम टैक्स दे रहे हो आप, क्योंकि आपका एक्चुअल में 100 करोड़ आ चुका है इनकम बुक्स में, पर टैक्सेस के हिसाब से 90 करोड़ आ रहा है। आप लोग ये डिफरेंस कैसे आता है? अब ये डिफरेंस समझाने के लिए एक पूरे अलग से क्लास लग जाएगा, तो उसके लिए हम लोग कभी आगे जाके फंडामेंटल वगैरह में अगर आता है वो टॉपिक तो हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए हम लोग उसके अंदर नहीं जाना है। तो हम लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इनकम 100 करोड़ है, टैक्सेबल इनकम 90 करोड़ है, आप टैक्स किस पे दोगे? 90 करोड़ पे। अब जो 10 करोड़ आपका एक्स्ट्रा इनकम आया हुआ था जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया, उसके लिए आप डीटीएल बनाकर छोड़ दोगे, ताकि जब आगे जाके वो एडजस्टमेंट होगा, जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो वो आपका जाएगा, तो वो हो जाता है डीटीएल। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट में बताना कि आपको समझ आया डीटीएल क्या होता है, ठीक है? डीटीएल लिख देना कमेंट में। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल, ये तो पार्ट है हमारा इक्विटी, जो पैसा रेस करती है कंपनी तो वो वहां पर आ जाता है। और रिटेन अर्निंग्स बेसिकली जो भी एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है बुक्स में, प्रॉफिट वगैरह जो आता है वो रिटेन अर्निंग्स में चला जाता है, रिजर्व्स कहलाता है, ठीक है? और उसको कंपनी यूज करती है टाइम टू टाइम फॉर एक्विजिशन, रीपेमेंट, एनीथिंग, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, की बैलेंस शीट रेशियोज। यहां पर हमारा की बैलेंस शीट रेशियो, जैसे इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों ने बात किया था तो हमारा ये बैलेंस शीट में भी बात करेंगे, यहां पर हमारा ओवर हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा नहीं टानेंगे। अगर आप बोर हो रहे हो या थक रहे हो तो जस्ट ध्यान से सुनो रेशियोज को कंप्लीट करके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो रेशियोज में क्या आता है? डेट टू इक्विटी। अब इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुन रखा होगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपने कुछ नहीं सुन रखा है, तो मैं आपको एक लेमन टर्म्स बताता हूं। डेट टू इक्विटी रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे पता चलता है कि कंपनी कितना ज्यादा लेवरेज ले रखी है। अब अगर आपने कभी भी ट्रेडिंग किया होगा तो आप ये रिलेट कर पाओगे कि आपके पास में 20,000 रुपया है पर आपने 40,000 रुपया का माल ले लिया, तो आप क्या है? डबल लेवरेज पे खेल रहे हो, है ना? आपने 20,000 का पैसा खुद रखा है और 40,000 का माल ले रखा है, मतलब 20,000 का लेवरेज ले रखा है, 100% लेवरेज पे हो। सो ये आपका एक तरीके से कहलाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के टर्म्स में। कंपनी के पास में शेयर होल्डर इक्विटी जो है और जो टोटल डेट ले रखा है ये कैसा है, इससे हमें यहां पर पता चल जाता है। जितना कम रहेगा उतना रिस्क कम है, जितना आप लोन कम लेते हो, लेवरेज कम लेते हो, उतना सेफ हो सकता है ना। जितना ज्यादा लेते हो, गलत जाने पर उतना ज्यादा आपको किल कर सकता है वो। सो डेट टू इक्विटी जितना कम उतना अच्छा।
तो मैंने आपको इसलिए आपके एग्जांपल से रिलेट करके बताया। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो आपका होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब ये है कि आपका अगर ये 1 से ज्यादा है तो आपके पास में शॉर्ट टर्म कैश है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है टू केटर एनी अनसर्टेन या फिर एक्सेप्शनल कुछ भी अगर आ जाता है शॉर्ट टर्म में आउटफ्लो, तो आप उसको केटर कर पाते हो, क्योंकि आपका करंट असेट जो है वो भी लिक्विड होता है, करंट लायबिलिटीज है ये भी लिक्विड होता है, करंट टर्म से आप इसको याद रख सकते हो। सो ये आपका असेट्स अगर ज्यादा होगा, लायबिलिटीज अगर कम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। सो ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा? जब करंट असेट्स 2 है, करंट लायबिलिटीज 1 है, तो कितना आ गया? 2 डिवाइड बाई 1 2, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो आपका ये अच्छा है बुक्स के लिए। सेम अगर सिमिलरली यहां पर 2 है और यहां पर 10 है, तो आपका असेट्स 2 है और लायबिलिटी 10 है, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज, तो ये कितना आ जाएगा? 0.05 आएगा ना, 2 डिवाइड बाई 10, हाँ नहीं 20%, सो 20 बाई 100, यस। सो उस तरीके से आपका ये बेसिकली लेस देन 1 आ रहा है, तो ये आपका खराब है, क्योंकि आपके पास लायबिलिटीज ज्यादा हो गया है। तो अगर वो आ जाता है डिमांड, तो आप कहां से पेमेंट करोगे? आपके पास करंट असेट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी तो है ही नहीं, फिर आपको अपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट को बेचना पड़ सकता है। सो न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर अगर कम है तो अच्छा है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो वो लेस देन 1 हो जाएगा, तो रिस्क बढ़ते जाएगा आपका। तो लेवरेज काम आता है, बट लेवरेज को तरीके से यूज करना पड़ता है आपको, ठीक है। फिर बुक वैल्यू पर शेयर, ये हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया था, इक्विटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं? उससे उनको पता चलता है कि एक्चुअल कितना उनके पास में असेट्स पड़ा हुआ है और वो महंगा खरीद रहे हैं या सस्ता खरीद रहे हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर उस तरीके से निकलता है हमारा इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया आपका इक्विटी के ऊपर में क्या रिटर्न बन रहा है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, नॉट द टोटल आपका बिजनेस का वैल्यू, शेयर होल्डर्स का इक्विटी के हिसाब से देखते हैं। जितना ज्यादा उतना एफिशिएंटली दिखता है कि बिजनेस चला पा रहे हैं। और रिटर्न ऑन असेट्स क्या होता है? असेट्स पे हम लोग रिटर्न निकालते हैं, हमारा रिटर्न जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम लोग असेट्स से डिवाइड करते हैं, नॉट एंड ना कि शेयर होल्डर्स इक्विटी से। सो दोनों का अपना अपना रोल है, इक्विटी का अपना रोल है, असेट्स का अपना रोल है। असेट्स का क्यों निकालते हैं? इसको इन्वेस्टर्स लोग देखते हैं कि असेट्स जो बिजनेस में यूज हो रहा है उससे क्या पैसा निकल पा रहा है, क्या प्रॉफिट निकल पा रहा है, वो डिसीजन समझ में आता है कि ज्यादा एसेट्स है उनके पास में। इसमें आप बेसिकली ये भी डिसाइड कर पाते हो कौन सा एसेट रेलेवेंट है, कौन सा एसेट रेलेवेंट नहीं है। अगर अननेसेसरीली आपने बहुत सारा एसेट्स खरीद लिया और उससे कुछ पैसा नहीं आ रहा है, व्हाट यू विल डू? यू विल रिड्यूस द एसेट्स, ठीक है। यहां पर अब आपको क्या ध्यान रखना है? आइसोलेशन में कुछ भी नहीं देखना है, सारी चीजों को साथ में देखना है। तो कंपनी विथ लो डेट, हाई आरओई एंड ग्रोइंग बुक वैल्यू इज जनरली ए गुड साइन, क्योंकि आपका डेट भी कम है, आरओई भी अच्छा है और बुक वैल्यू भी ग्रो कर रहा है, मतलब कि बिजनेस अच्छा कर रही है, तो हेल्दी बिजनेस है। ऑलवेज कंपेयर दीज रेशियोज विद इंडस्ट्री पीयर्स फॉर कॉन्टेक्स्ट, हमेशा पीयर्स के साथ में कॉन्टेक्स्ट करके देखो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कौन कहां पे खड़ा हुआ है। आपका मार्क्स आता है तो आप कंपेयर करते हो ना दूसरे से, माँ बाप कंपेयर करते हैं कि भाई बच्चे का मार्क्स 40 आया, किसी का 60 आया, मतलब समथिंग इज लैकिंग इनसाइड यू, तो आप उसको इंप्रूव करते हो। सो सिमिलरली यहां पर भी ये काम में आता है, ठीक है। बस समराइज करते हैं और फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं टानेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। हमारा क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? बैलेंस शीट शोज क्या क्या असेट्स, लायबिलिटीज एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज। सेकंड, फंडामेंटल इक्वेशन हम लोगों ने देखा, असेट्स कैसे निकलता है, लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, याद है। यहां पर शेयर होल्डर इक्विटी पे हम लोग फिर रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह निकाल कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि असेट्स एक ब्रॉडर है, शेयर होल्डर इक्विटी उसका एक पार्ट है, तो इसलिए हम लोग आरओई निकालते हैं और आरओए भी निकालते हैं और दोनों को फिर हम लोग कंपेयर करते हैं पीयर से। सो आरओई इज अ सबसेट ऑफ आरओए। आरओए एक ब्रॉडर लेवल पे आप देखोगे कितना रिटर्न आ रहा है, सब कुछ मिला के रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कितना आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर्स फाइनेंशियल लेवरेज, कि आप कितने उधारी पर बैठे हो। करंट रेशियो मेजर्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, आप शॉर्ट टर्म वाले नीड्स को कैटर कर पाते हो या नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? ये मेजर करता है कि हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस शेयर होल्डर्स मनी, जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, शेयर होल्डर्स इक्विटी पे कनेक्ट कर पा रहे हो ना। आरओई को देखो यहाँ पर क्या शेयर होल्डर्स इक्विटी पे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग इक्विटी के पार्ट पर देखते हैं। मनी टू जनरेट प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट करने में क्या रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा, तो हम लोग शेयर होल्डर इक्विटी को मेजर करते हैं। और ऑलवेज रीड बैलेंस शीट रेशियोज इन कॉन्टेक्स्ट विथ इंडस्ट्री पीयर्स, क्यों? ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है ओवर मल्टीपल ईयर्स, साल दर साल। एक साल पे खाली आप कंपेयर करके राइट रिजल्ट पर नहीं आ सकते हो, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारा सिनेरियोज होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, इस साल है अगले साल नहीं है, तो आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। सो यहाँ पर हमारा ये बैलेंस शीट वाला चैप्टर खत्म होता है। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले इनकम स्टेटमेंट डिस्कस किया था, एकदम सिंपल वे में डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर भी आपका टास्क अगेन सेम रहेगा, आप इसको पढ़ोगे अच्छे से। अभी वीडियो सुनते टाइम आपका जो भी डाउट्स आ रहा होगा कमेंट में लिखोगे और फिर उसको आंसर करोगे खुद से। आप खुद नहीं कर पाओगे तो वी विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।